गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारत है वो 1947 में 15 अगस्त 1947 के में आज़ाद हुआ। उसके बाद में भारत का संविधान लिखा गया, जिसमें कि मनुष्य या मानव के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, कानूनों के बारे में लिखा गया। और संविधान किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण ज़रूरी होता है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही लोकतांत्रिक प्रणाली यानी कि लोगों का तंत्र विकसित होता है। एक ऐसी प्रणाली विकसित होती है जिसमें लोगों का शासन होता है, लोग अपने मत के द्वारा सरकार चुनते हैं। तो इसमें अभ्यास के प्रश्न हम जैसे हम पढ़ते हैं, तो पहला है कि किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। लोकतांत्रिक देश कौन सा होता है जिसमें लोगों की सरकार हो, लोगों के मत के द्वारा या लोगों के वोट के द्वारा चुनी जाती हो। तो ऐसे देश में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संविधान कौन अनिवार्य है। संविधान के द्वारा ही हम लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं, लोकतंत्र को चला सकते हैं। संविधान सरकार की शक्ति और सत्ता का स्रोत है कि संविधान में ये सभी बातें लिखी हुई है कि सरकार के पास कौन सी शक्ति है और सत्ता की प्राप्ति उसको कैसे होगी। जैसे सरकार के पास वित्तीय नियम बनाने का अधिकार है, चाहे रक्षा संबंधित अधिकार है, या फिर सत्ता का स्रोत यानी कि सरकार को सत्ता की प्राप्ति होती है लोगों के मत द्वारा या वोट द्वारा। संविधान है सरकार के ढांचे और सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों की व्यवस्था करता है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। न्यायपालिका है वो संविधान में बने हुए कानूनों की रक्षा करती है। कार्यपालिका है उन नियमों को या कानूनों को लागू करती है, और विधायिका के द्वारा है कानून बनाई जाती है। सारे के सारे जो नियम हैं, ये शक्तियां हैं, ये किस में बताई गई है, संविधान में बताई गई है। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध निर्धारित करता है, यानी कि संविधान में लिखा गया है कि सरकार के जितने भी अंग होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। संविधान सरकार और नागरिकों के संबंधों को निर्धारित करता है, यानी कि संविधान के द्वारा ही संविधान में लिखा गया है कि सरकार और नागरिकों के आपस में संबंध कैसे हैं। जैसे कि नागरिकों के मत द्वारा सरकार बनती है, और सरकार का कार्य क्या होता है, नागरिकों के लिए कल्याणकारी कार्य करना। संविधान है सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ भी लगाता है। संविधान में लिखा गया है कि कोई भी सरकार है वो तानाशाह नहीं हो सकती, वो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती या मौलिक अधिकारों की शक्तियाँ नहीं छीन सकती। संविधान है वो सर्वोच्च कानून है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, जिसके द्वारा समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय किया जाता है कि संविधान ही सबसे बड़ा कानून है, सबसे ऊंचा या सर्वोच्च कानून है, और उसके द्वारा ही समाज के विभिन्न लोगों में संबंध बनाया जाता है या समन्वय किया जाता है। तो इसलिए लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता महसूस होती है। अब इसने कहा है कि नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए, और पहला कॉलम 1990 के नेपाली संविधान का है, दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान का। यानी कि तो 1990 में नेपाल का संविधान था, उसके बारे में देखो। 90 में क्या था कि अनुच्छेद 35 में था कार्यकारी शक्तियाँ। नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश और मंत्री परिषद में नियोगी। नरेश यानी कि वहाँ का जो राजा था उसके पास शक्तियाँ होगी। लेकिन 2007 में क्या था, नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ किस में निहित होगी, मंत्रिमंडल में निहित हो गया। यानी कि मंत्री नरेश से हटाकर किस में कर दिया गया, मंत्रिमंडल में कर दिया। नेपाल के कार्यकारी फैसले प्रधानमंत्री के नाम पर लिए जाएंगे, जैसे कि हर देश में होता है। अब नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि नेपाल को नए संविधान की जरूरत है, और क्यों। देखो 1990 के संविधान के अनुच्छेद 35 में क्या था कि नेपाल में सभी कार्यकारी शक्तियाँ पूर्ण रूप से नेपाल के राजा में निहित, यानी कि सभी शक्तियाँ राजा के पास थी। राजा राज्य का अध्यक्ष होने के साथ साथ सरकार का भी अध्यक्ष था। वह किसी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता था, और उसकी शक्तियाँ असीमित, यानी वह किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता था, उसकी शक्तियों पर कोई रोक नहीं थी। परंतु 2007 के अंतरिम संविधान के अनुसार कार्यकारी शक्तियाँ जो है वो मंत्री परिषद में निहित होती है। मंत्री परिषद यानी जिसमें कि अनेक मंत्री बैठते हैं, या मंत्रियों का एक संगठन होता है, और वो विचार विमर्श के द्वारा ही कोई कानून बनाते हैं। कार्यकारी शक्तियाँ और कार्य नेपाल के प्रधानमंत्री के नाम से संचालित की जाती है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार करता है। इनकी बात सिर्फ 2017 में बनाई गई या कही गई कि जितने भी कार्यकारी शक्तियाँ मंत्री परिषद में निहित होगी, मंत्री परिषद उनका प्रयोग करेगा, और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद
शक्तियों का प्रयोग है वो संविधान में जो लिखी गई है उसके अनुसार ही प्रयोग करेगा, अपने नाम से प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे कि पहले नरेश है, उसकी शक्तियाँ जो है वो असीमित थी, वो कोई भी शक्ति का प्रयोग कोई भी कानून बना सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। संविधान के अनुसार है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को चलना पड़ेगा। अंतरिम संविधान के अनुसार राजा सर्वोच्च नहीं है, यानी कि अब जो संविधान है उसके अनुसार राजा सर्वोच्च नहीं है। पहले राजा सर्वोच्च हुआ करता था, बल्कि अब संविधान सर्वोच्च है, जैसे कि दूसरे देशों में भी है। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? निर्वाचित प्रतिनिधि कौन होते हैं? जिनको एमएलए और एमपी हम चुनकर भेजते हैं वो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। प्रजातांत्रिक देश में सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चलती है। भारत में वैधानिक और कार्यकारी शक्तियां लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है, यानी कि भारत में वैधानिक और कार्यकारी जितनी भी शक्तियां, कानून या उसे लागू करने की संबंधित शक्तियां, वो किसमें? निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे कि हम सेंट्रल सरकार या केंद्र सरकार होती है वहाँ पर एमपी बनाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते हैं। इसी प्रकार जो राज्य सरकारें होती है वहाँ पर एमएलए बनाकर हम भेजते हैं। तो ये हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों की सेवा के लिए शक्तियों का प्रयोग करें। लोगों की सेवा का मतलब है कि लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, सड़कें, स्कूल, अस्पताल आदि की सुविधाएं लोगों के लिए करें। ये काम किसका होता है? निर्वाचित प्रतिनिधि का होता है। उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार, यानी उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग है वो संविधान के अनुसार करना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधियों पर कुछ संवैधानिक कानूनी प्रतिबंध होने चाहिए। यदि उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तब वे शक्तियों का अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करेंगे और लोगों की सेवा नहीं करेंगे। इसके कहने का मतलब है कि जो भी निर्वाचित व्यक्ति है उन पर कुछ संविधान के द्वारा प्रतिबंध होने चाहिए। यदि उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तो वे शक्तियों का प्रयोग है वो अपने खुद के लाभ के लिए गलत उपयोग करेंगे और लोगों की सेवा नहीं करेंगे, बल्कि अपना ही लाभ करेंगे। संविधान कई प्रकार से निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों को नियंत्रित करता है, यानी उस संविधान में कानून बनाया गया है कि कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि है वो अपने लाभ के लिए किसी भी कानून का प्रयोग नहीं कर सकता है। निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? स्थितियों का एक कारण, जैसे कि एक स्कूल में 30 शिक्षक है और 20 है पुरुष। अब 30 शिक्षक है जिसमें महिला अल्पसंख्यक क्या होता है? जिनकी संख्या कम हो वो अल्पसंख्यक होते हैं। पुरुष अध्यापकों को महिला अध्यापकों के विचारों और इच्छाओं का आदर करना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार पुरुष और महिला दोनों समान है, चाहे उनकी संख्या अधिक है या उनकी संख्या कम है। एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये अल्पसंख्यक है। तो बहुमत को बौद्ध धर्म मानने वालों को, यानी कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको क्या चाहिए कि बौद्ध धर्म के मानने वालों को विचार और धर्म का सम्मान करना चाहिए। बहुसंख्यक क्या होते हैं? जिनकी संख्या अधिक हो। जैसे ऊपर इसमें दे रखा है 30 शिक्षक है जिसमें से 20 पुरुष है, तो पुरुष बहुसंख्यक हो गए, 10 महिला है वो अल्पसंख्यक हो गए। एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी क्या है? शाकाहारी है। भोजनालय क्या होता है? जहाँ पर भोजन बनता है। तो एक कारखाने के भोजनालय में मांसाहारी अल्पसंख्यक, मांसाहारियों की संख्या है वो कम है। अतः शाकाहारियों को, जो कि बहुमत में है, मांसाहारियों के विचारों को आदर करना चाहिए। ये नहीं है कि हम शाकाहारियों की संख्या ज़्यादा है तो मांसाहारियों का आदर नहीं करेंगे, उनका भी आदर करना चाहिए। सभी है संविधान में समान है। फिर है 50 विद्यार्थियों कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से, अब 10 विद्यार्थी वो समृद्ध परिवारों से नहीं है तो अल्पसंख्यक है, कि उनके पास संसाधन कम है। तो बहुमत को यही चाहिए कि जो अल्पसंख्यक छात्रों के विचारों का आदर करे, ताकि वो अपने आप को हीन न समझे, उनको भी आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाए। फिर इसने एक कॉलम बनाया है जिसमें कुछ एक आयाम लिखे हैं। उन आयाम क्वेश्चन नंबर 5 में, जैसे कि संघवाद क्या होता है, इसका महत्व क्या है? संघवाद आवश्यक है क्योंकि राष्ट्र की भावना और क्षेत्रीय विचारों को समाहित करता है। संघवाद यानी कि एक साथ रहना, इकट्ठा रहना। उसके बाद में शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होते हैं विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की रक्षा करती है। उसके बाद है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की निरकुंश और असीमित शक्तियों के प्रयोग से बचाता है। प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कोई भी सरकार उन अधिकारों को छीन नहीं सकती, उनका हनन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के विकास को प्रोत्साहित करता है या विकास में सहायक होता है। संसदीय शासन पद्धति क्या है? संसदीय शासन पद्धति संसदीय सरकार अधिक लोकतांत्रिक होती है, क्योंकि इस प्रकार की सरकार में लोगों का विभाग होता है। संसदीय शासन पद्धति में क्या होता है कि लोग वोट डालते हैं, उसके द्वारा प्रतिनिधि चुनकर संसद में जाते हैं, तो लोगों की भागीदारी अधिक होती है। तो लोगों के प्रतिनिधि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जो उनके लिए शक्तियाँ बनी है या जो शक्तियाँ लोगों के लिए प्रयोग करनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं शक्तियों का वो प्रयोग करते हैं। तो 4 आयाम है, चारों के बारे में उनके महत्व को बताना है। अब नक्शे में क्या है कि भारत को लाल रंग से भरे, नेपाल को हरे रंग से भरे, बांग्लादेश को पीले रंग से भरे। तो ये भारत हो गया, ये वो कौन सा हो गया? नेपाल हो गया, और ये हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश को पीले रंग से भरना है। उसके बाद में आपके है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
तो सभी करने हैं। अति लघुत्तरीय या वेरी शॉर्ट है, ये भी आपको करने हैं। उसके बाद में बात आती है लघुत्तरीय प्रश्न की, जिसका पहला क्या है कि संविधान के अर्थ की व्याख्या कीजिए। संविधान क्या है? संविधान उन सिद्धांतों या नियमों का समूह होता है कि संविधान में सभी नियम लिखे होते हैं जिनके अनुसार शासन चलाया जाता है। किस प्रकार सरकार बनेगी, कौन से प्रक्रिया सरकार बनेगी, उसके किस प्रकार उस पर कानून लागू होंगे, शासन कैसे चलाया जाएगा, सभी बातें संविधान में लिखी होती हैं। प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे सिद्धांत नियम निश्चित कर दिए जाते हैं जिनके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है, उनको शक्तियाँ प्रदान की जाती है, उनके आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है, नागरिकों राज्य के बीच में संबंध स्थापित किए जाते हैं। नियमों के समूह को ही संविधान कहा जाता है। कि संविधान है जिसमें कुछ सिद्धांत और नियम होते हैं जिनके द्वारा शासन चलाया जाता है। प्रत्येक राज्य के भी ऐसे नियम और सिद्धांत होते हैं जिनके अनुसार सरकार के विभिन्न अंग है उनको संगठन किया जाता है, सरकार के विभिन्न अंगों को बनाया जाता है, उनकी रचना की जाती है, उनको शक्तियाँ प्रदान की जाती है। उन शक्तियों के द्वारा जो लोगों के आपसी संबंध है उनको नियमित किया जाता है। सरकार और लोगों के आपसी संबंधों के भी नियम बनाए जाते हैं। उसके बाद में प्रस्तावना के अर्थ है। प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा कही जाती है। प्रत्येक अच्छे संविधान की तरह भारत के संविधान में भी प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना जो कि शुरू में कुछ लाइनें लिखी होती है जिसमें संविधान की सभी अच्छी बातें लिखी होती है। प्रस्तावना में संवैधानिक शक्ति के स्रोत, भारतीय शासन व्यवस्था के स्वरूप और संविधान के उद्देश्यों का वर्णन है। अब प्रस्तावना को हमें ध्यान से पढ़ना है। प्रस्तावना में ही को ध्यान में रखकर ही संविधान की सर्वोत्तम व्याख्या होती है। प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि संविधान निर्माता कौन थे, जो संविधान बनाने वाले थे, उनकी भावनाएं क्या थी, उनके मन में क्या था। यद्यपि प्रस्तावना को संविधान का वैधानिक रूप में कानूनी रूप से कोई अंग नहीं है, परंतु फिर भी इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि इस प्रस्तावना के द्वारा हम संविधान के बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जन्म कुंडली कहा जाता है, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो प्रस्तावना है वो संविधान के आरंभ में लिखी जाती है।